टॉपर्स की उत्तर पुस्तिका देखने के भाग 2 में आपका स्वागत है। उसमें से जो पहला भाग बनाया था, कुछ भाग इसमें छूट गया था, तो उसको पुनः इस भाग 2 में आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसे ज़रूर देखें। तो हमने किया था कि मैं लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति केंद्रित भावनाओं को आवश्यक मानते हुए जो निम्न दो परिस्थितियां से सक्रिय होगी। पहली है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। इसका डिस्कस हमने पहले वीडियो में किया था कि किस प्रकार से हमारे लिए जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, जिस पर व्यवस्थापिका का अनुचित बंधन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में शांति व व्यवस्था। शांति व व्यवस्था की स्थिति में भी व्यक्ति को स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, क्योंकि तब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। लेकिन जैसे ही शांति व्यवस्था भंग होती है, सत्ता का केंद्रीकरण होने लगता है, व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। ऐसी अवस्था में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है। अंततः शांति व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता की अति आवश्यक है। अथवा का उत्तर देखो, ये 24वां है प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि स्वदेशी का अर्थ, देखो इसको अनवाइटेड कॉमा बन गया, स्वयं के देश का। अंत ये हमें वे हमारे देश को कुछ लाभ प्रदान करती है, जिसके अग्रलिखित पहला है, अग्रलिखित किया गया है। पहला देखो, पहला पॉइंट बताया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था की सहायक होती है। अब इसके नीचे अंडरलाइन की गई है, इसको अलग बताया गया है। फिर ये आगे भाग छोड़ा गया है, फिर पीछे ये भाग छोड़ के इस पॉइंट को अलग बताया गया है। तो स्वदेशी की भावना से देश के लिए उत्पादन देश में ही बनेगा। अंत ये धन के निष्क्रमण से सुरक्षा के कारण देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। दूसरा है राजस्व में वृद्धि। तो देश का समान देश में बनने पर देश को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। यानी कि स्वदेशी के पॉइंट बताए गए, स्वदेशी से क्या क्या लाभ होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट बताया गया है कि आत्मरक्षा कवच। आत्मनिर्भरता आत्मरक्षा का कवच होती है, जो स्वदेश से देशी जो अपना देश है वो आत्मनिर्भर बनेगा तथा संकट काल में के समय में मजबूत रहेगा। उसके बाद में अगला पॉइंट बताया गया है कि विरोधी देशों को देशी जवाब। यानी कि अब कुछ देश ऐसे हैं जो अपने उत्पादों से भारत से बहुत से धन ले जाते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका विरोध करते हैं। स्वदेशियों की भावनाओं को ऐसे देशों के लिए खतरा करारा जवाब दिया जाएगा। अब उसके बाद में है साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों के दाम बताए गए। जो साख होती है बैंक से संबंधित ये प्रश्न है कि संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं और गैर संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं कि जिससे हमें ऋण प्राप्त होता है। अब जो संस्थागत स्रोत है वह स्रोत जो केंद्रीय बैंक या केंद्रीय सरकार के निर्देशन में कार्य करते हैं। पहला पॉइंट दिया, देखो उसकी ओबलिंग में लाइन खींच के इसको अलग बनाया गया है कि वह स्रोत जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं वह केंद्र सरकार के नियमों का पालन नहीं करते। ये पहला अंतर बताया गया है। दूसरा अंतर है कि इनके द्वारा ली गई ब्याज की दरें कम होती है, जबकि जो गैर सरकारी होते हैं उसके अंदर जो ब्याज की दर होती है वो ज़्यादा होती है। अब उसके बाद में ये बताया गया है कि इनका समय निश्चित होता है, जबकि गैर का समय निश्चित नहीं होता है। जो परंपरागत साख होती है उसमें ऋण लेने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है और इसके अंदर जो ऋण देने की प्रक्रिया है वो लोच सहित सरल होती है। ये लिखित रिकॉर्ड रखते हैं, जबकि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई कम होती है, इसमें लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इसके अंदर शोषण नहीं होता है, जबकि इनके अंदर शोषण और हेराफेरी के मामले आते हैं। अब इसके अंदर जो उदाहरण है बैंक और सहकारी समिति, जबकि इनके उदाहरण है साहूकार और रिश्तेदार। अब उसके बाद में 26वां प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार उपभोक्ताओं को कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जो उन्हें उपभोक्ता शोषण से बचाते हैं, जो अग्रलिखित है। क्रय की गई वस्तु का बिल, क्रय सुविधा आदि लेना। दूसरा है वस्तु की लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करना। तीसरा है गुणात्मक चिन्ह जैसे ISA, ISO, इजमारक आदि का
देखकर ही प्रयोग करना चाहिए, खरीदनी चाहिए वस्तु को, और वस्तु के अवगुणों की जानकारी उत्पादन विक्रेताओं को देनी जरूरी होती है। अपनी शिकायत पर आवश्यक परिणाम जुटाना होता है। यदि उत्पादक शिकायत पर ध्यान न दे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण मंच को इसकी जानकारी देनी होती है। अब है राजस्थान में किसान आंदोलन के कारण सामंतों व महाराजों पर अंग्रेजी शासन के प्रभाव से ही वे इस शासन को ही मनवाकर अपना धर्म समझते थे। दूसरा पॉइंट बताया, किसानों के प्रति सामंतों का पैतृक नजरिया बदला हो गया था। तीसरा पॉइंट है, किसानों की अत्यधिक संख्या से सामंतों में रोब होना, पैसों का लालच, अंग्रेजी सरकार की नौकरशाही आदि का होना, लाग बाग का अधिक होना। अब राजस्थान के अंदर कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे? बेगू किसान आंदोलन, अत्यधिक करारोपण, सामंतों का स्वभाव आदि से परेशान होकर वे बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बेगू परगने के किसानों ने आंदोलन करने का निश्चय किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। सन 1921 में बेगू के लोगों के आंदोलन के आगे वहां के अनूप सिंह को झुकना पड़ा था। बाद में राजस्व सेवा संघ व अनूप सिंह के मध्य बाल सोस्विंग समझौता हुआ था। अब बेगू ठिकाने के लोगों को समझाने के लिए बाद में जो ट्रंच के नेतृत्व में एक समिति आई थी जिसे ट्रंच कमेटी भी कहा गया था। उस समय किसान वहां की सभा कर रहे थे। समिति ने उन्हें तितर बितर होने का आदेश दिया, परंतु तितर बितर होने का आदेश ने मानना गया। अंत ट्रंच में अमृतलाल ने वहां पर गोलियां चलवा दी, जिससे रूपजी और कृपाजी नामक 2 आंदोलनकारी मारे गए थे। इससे घबराकर वहां के लोगों ने 1923 में ही आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अब उसके बाद आता बरड़ किसान आंदोलन। देखो यहाँ इस बरड़ किसान आंदोलन को दिखाया गया है, नीचे अंडरलाइन की गई, अलग बताया गया है। बरड़ ठिकाने के भील भी अत्यधिक पीड़ित थे, जिसके कारण अत्यधिक लाभ था। अंत 1922 में नैनूराम के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया था। एक बार किसान सभा कर रहे थे कि जिसे खबर अंग्रेजों को सिपाहियों को मिलने पर उन्होंने सभा रोकने के लिए कहा, लेकिन किसानों ने नहीं माने। अंत सिपाहियों ने गोलियां चलवा दी, जिससे वहां के आंदोलनकारी नानक भील, देवाराम गुर्जर शहीद हो गए थे। अंत इस प्रकार ये आंदोलन भी 1927 में राजस्थान सेवा संघ के साथ समाप्त हो गया था। अब है ये प्रश्न संख्या 28वां है, प्रधानमंत्री का एक परिचय। तो यहाँ इस प्रकार देखो किस प्रकार प्रधानमंत्री को अलग लिख के बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वास्तविक प्रधान होगा। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां, मंत्रिपरिषद का गठन करना पहला कार्य माना जाता है कि मंत्रिपरिषद का गठन करना। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रियों के नाम व उनके विभाग की सूची देता है। दूसरा है मंत्रियों में कार्य का विभाजन करना। तो प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को उनके विभाग प्रदान करता है, वे विभागों की बदली भी करता है। ये एक मंत्री के एक या अधिक विभाग भी दे सकता है। उसके बाद में कार्य संचालन, प्रधानमंत्री जो तीसरा पॉइंट है कार्य का संचालन करना। प्रधानमंत्री कार्यों की सूची बनाता है जिन पर मंत्रीगण कार्य करते हैं। मंत्री प्राय वही कार्य करते हैं जो कार्य सूची या एजेंडे में रखा जाता है। प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का सदस्य होने के साथ साथ लोकसभा का नेता भी होता है। अंततः धन विधेयक सदन अन्य विधेयकों में भी प्रधानमंत्री ही लोकसभा में जारी करवाता है। राष्ट्रपति व अन्य मंत्रियों के मध्य समन्वय, प्रधानमंत्री ही एक ऐसे कड़ी है जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी देता है। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां, संविधान में जिन नियुक्तियों के लिए कार्य राष्ट्रपति को दिए गए हैं वे व्यवहार में प्रधानमंत्री ही करते हैं। अब उसके बाद में 29वां प्रश्न है कि क्या है कि राज्यपाल का एक परिचय। तो राज्यपाल राज्य कार्यकारिणी का वैधानिक प्रधान होता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में
थोड़े में राज्यपाल राष्ट्रपति के समान हैं, केवल सेना कूटनीति संकटकाल के अतिरिक्त। कार्यपालिका शक्तियां, राज्यपाल को कार्यपालिका शक्तियां प्रदान हैं जिनका उपयोग वह स्वयं व अधीनस्थ मंत्रियों के द्वारा करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों में भी संघरात्मक शासन व्यवस्था सदनात्मक चलाई गई है। राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल से परामर्श लेता है। वह राष्ट्रपति की अपनी आज्ञा पर संवृत्ति सूची में राज्य सूची में कानून बनाना भी होता है। वह राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों के कर्तव्य पालन व पद की गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल विधानसभा का भी एक अविभाज्य अंग है कि वह विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, वह सत्र आह्वान करता है, वह विधानसभा को भंग कर सकता है, वह किसी भी विधेयक पर विशेष अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन द्वितीय बार विधेयक की स्वीकृति देना आवश्यक होता है। वह संविधान में एक सदस्यीय आंग्ल भाषा वह विधानसभा में एक सदस्यीय आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है। वह विधानसभा में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, सेवा, कला आदि से संबंधित होते हैं। जब विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा होता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है कि जो संसद द्वारा मान्य कानून होगा। अब उसके बाद जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है वो है अपना मानचित्र, और मानचित्र में अहमदाबाद, दादर व नागर हवेली, आगरा, सिक्किम, दिल्ली आदि नक्शे में दर्शाना है। तो ये नक्शा, उसके बाद में ये जो प्रश्न नंबर 21वां इन्होंने यहाँ दिया है कि महाराणा प्रताप के अधीन करने के लिए अकबर द्वारा उठाए गए कदम है। तो इसके लिए एक सूत्र आता है जम्मा भट्टो, यानी कि सबसे पहले 1574 में जलाल खां को प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद में 1575 में मान सिंह को भेजा गया था जो उनको अधीन करवाने में असफल रहा था। उसके बाद 1575 में टोडरमल को भेजा गया था और उसके पश्चात दिवेर का युद्ध, और 1917 में स्वयं प्रताप के पास गया। 1577-79 तक अधिकांश राज्य को प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था। अब उसके बाद 12 प्रश्न है। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद जलापूर्ति के लिए कुइयां बनाई जाती है, कुइयां का निर्माण किया जाता है। इस निर्माण 5 से मीटर गहरा होता, गड्ढा खोद किया जाता है, 2 से 3 मीटर व्यास वाली होती है। देखो इस प्रकार से ये समाप्त लिखा गया है। और उसके बाद देखो ये उनका नक्शा बनाया गया है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त है। अब इसके अंदर है, यहाँ पर इन्होंने दिल्ली दर्शाया गया, यहाँ आगरा, यहाँ पर ये सिक्किम दर्शाया गया है, यहाँ अहमदाबाद, यहाँ दादर और नागर हवेली आदि शब्द बताए गए हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को भी एक बार पुनः हार्दिक आभार। आपने ये पूरा वीडियो देखा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर लिखें तथा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारा प्रोत्साहन करें, सदस्यता ग्रहण करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आगे आने वाला वीडियो आप सबको सबसे पहले प्राप्त हो। विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना है कि आपको ये परीक्षा है बड़े अपने विश्वास के साथ में देनी है, यानी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीते। कभी भी आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। सबसे पहले आप पूरे पेपर को पढ़े, कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करें और सटीक तैयारी करें। आपके पास बहुत समय है, लॉकडाउन की वजह से आप घर में बैठे हो, फिर भी हम आपके लिए ये छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं। आप इसको ज़रूर देखें तथा आप तैयारी करते रहे, क्योंकि 10वीं क्लास की जो परीक्षा शेष बची है वो यथा समय राज्य सरकार द्वारा आयोजित करवा दी जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।